अपन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की चर्चा कर रहे थे, उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को अपन ने बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया था। एक था अपने पास में एसिड हाइड्रोलाइसिस, जिसका डिस्कस अपन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस। और दूसरा अपने पास में है बेस हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस और बेस हाइड्रोलाइसिस। आज अपने को डिस्कस करना है बेस हाइड्रोलाइसिस पर। किस पे डिस्कस करना है? बेस हाइड्रोलाइसिस। देखो नाम से शो हो रहा है, यानी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है ना। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स कंसीडर करें अपन, मेरे पास में है CO NH3 ये Cl। यहां पे अगर मैं बात करूं +2 चार्ज है, नाम जरूर लिखना है आपको, हेक्साइमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड आइन। और आपको पता है यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। एमीन के फॉर्म में 5 और एक क्लोरो लिगेंड के रूप में उपस्थित है। बेस हाइड्रोलाइसिस मतलब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे OH- की प्रेजेंस में, और OH- की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CO NH3 OH- और यहां पर +2। ठीक है, ये अपने पास में बनेगा। Cl यहां से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। अब इसके लिए अपन प्रपोज मैकेनिज्म देखें, प्रोबेबल मैकेनिज्म क्या होगी इसकी। तो मैकेनिज्म की रिगार्डिंग अपन ये कह सकते हैं, SN1 मैकेनिज्म ऑपरेट होगी। कैसे पता चलेगा इस बात का तो जिक्र अपन करेंगे। SN1 मैकेनिज्म, अगर SN1 मैकेनिज्म अपने को करवाने के लिए ये आवश्यक है कि यहाँ पर ऑर्डर क्या होनी चाहिए? फर्स्ट होनी चाहिए अभिक्रिया का वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, और रिएक्टेंट की एक सिंगल स्पीशीज की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने ये कहा कि अपने स्टार्टिंग जो कॉम्प्लेक्स था CO NH3 Cl+2, ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है OH- की प्रेजेंस में। ठीक है, सॉरी, यहां पर अपने पास में जो मैकेनिज्म ऑपरेट हो रही है वो SN1 नहीं SN2 ले होगी। इसको अभी पता चल जाएगा कैसे। स्लो स्टेप, अब आप लोगों के ध्यान में आ गया होगा स्लो स्टेप लिखते ही, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये बेस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है स्लो स्टेप में। और इस चीज का भी पता अपने को, जो स्लो स्टेप होती है वो अपने पास में RDS स्टेप के रूप में काम करती है। अब क्या बनाएगा? पहले ध्यान रखना, पहले इसमें एसोसिएशन होगा। पहले क्या होगा? एसोसिएशन। OH इसके साथ जुड़ेगा, और जैसे OH इसके साथ जुड़ेगा ये बन जाएगा CO NH3 Cl OH+1, और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास में आ गई 7। अब इस बात का ध्यान रखना, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 7। इसका मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है तो ये अनस्टेबल स्पीशीज के रूप में बात कर सकते हैं। चार्ज की बात करें तो यहाँ पर +1 आएगा, क्योंकि कोबाल्ट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सर्टेन रहने वाली है आपकी। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी क्या होगी? 3। चलो अब नेक्स्ट देखें, अपने पास में फास्ट स्टेप की बात करता हूं मैं यहाँ पर। फास्ट स्टेप क्या होगी? CO NH3 OH+2 की फॉर्म में, प्लस Cl- यहां से रिप्लेस हो गया, और Cl- यहां शो कर दो, चाहे ऊपर शो कर दो यहां Cl-, है, इसका मतलब Cl यहां से रिप्लेस हुआ। तो SN2 मैकेनिज्म, या अपन इस मैकेनिज्म को एसोसिएशन डिसोसिएशन मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। एसोसिएशन डिसोसिएशन मैकेनिज्म क्यों? क्योंकि पहले तो OH इसके साथ में ऐड हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद में ये हटा है, Cl को रिप्लेस किया है।
बट कंडीशन देखो यहाँ पर अपने अपने को विजुअलाइज हो रहा है कि दोनों हटने वाले और अटैक करने वाले जो ग्रुप हैं वो दोनों ही क्या है, न्यूक्लियोफाइल है या दोनों ही नेगेटिव लिगेंड है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें। अब इसकी काइनेटिक की बात करें, इसकी क्या काइनेटिक्स होगी, तो अपने को इस बात का तो पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास में डिपेंड करेगी। मैं कह देता हूं आर, ये मेरे पास में ये जो स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसको मैं सबस्ट्रेट कहूंगा, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है, और एक बेस, और अपने को पता है दोनों की पावर 1 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आता है, और सबस्ट्रेट इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अपने पास में क्या है, CO NH3 5Cl+2, और ये OH माइनस की फॉर्म में अपन बता सकते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब अपन ने SN1 SN2 की बात की, अपन SN डैश रिएक्शन की और बात करेंगे। SN प्राइम भी कह सकते हैं उसको, SN प्राइम भी कह सकते हैं, SN डैश भी कह सकते हैं, जो अपनी क्या होगी, नेक्स्ट रिएक्शन होगी। तो चर्चा करते हैं। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, SN डैश या SN प्राइम डिसोसिएशन मैकेनिज्म। ये लगभग मिलती जुलती हैं, पर्टिकुलर किसी स्पीसीज के लिए अपन SN प्राइम कहते हैं, जो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN प्राइम टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं। इसका दूसरा और सबसे पॉपुलर नेम है SN1CB रिएक्शन, SN1CB मैकेनिज्म भी कह दो, रिएक्शन की मैकेनिज्म, या एक नाम और है इसका SN डैश कॉन्जुगेटेड बेस। मैकेनिज्म, कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म। अच्छा, इसको SN1 कह लो से आप, क्योंकि प्रूव हो जाएगी ये चीज। SN1 SN डैश SN प्राइम SN1 कह लो, प्राइम छोड़ो। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा कि सबसे पॉपुलर आपसे पूछी जाएगी SN1CB रिएक्शन, कौन सी, SN1CB मैकेनिज्म। अब यहां यही सबसे पॉपुलर नाम है और इस नेम से ये पूछी जाती है रिएक्शन। यहां देखना, मैं यहां पर CB का मीनिंग यहां पर कॉन्जुगेटेड बेस से लूंगा, कॉन्जुगेटेड बेस, और कॉन्जुगेटेड बेस का आपको मीनिंग समझ में आ जाता है तो ये रिएक्शन अपने पास बेहद सिंपल सरल हो जाती है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से अपन कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस पढ़ना लिखना या समझना सीखते हैं। कि मान लो कोई भी एसिड है, किसी भी टाइप का एसिड है, यहाँ पर बेस है, जैसे मान लो क्या मानोगे, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस ये NaOH है। ठीक है, अब यहां पर ये अपने पास में एसिड है और यहां पर ये बेस है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन आसानी से एसिड बेस को पहचान सकते हैं, इनऑर्गेनिक में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अपने को ये जानकारी होनी चाहिए कि वहां पर कोई एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, कोई एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी उसको अपन एसिडिक बोलेंगे। अब अपने को पता है बेस होगा तो OH माइनस और इसका H प्लस, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपने पास में बनेगा सोडियम सॉल्ट और H2O की फॉर्म। ये अब देखो एसिड है, एसिड ने H प्लस दिया है, एसिड ने H प्लस दिया है और बेस ने NaOH दिया है। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है, इसको अपन अलग अलग तरीके से जैसे खोल के लिखें, है ना, कैसे, ऐसे लिखें CH3CO माइनस Na++H2, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको। तो यहां पर एसिड ने H प्लस शो करने के बाद में इसको ये बना है इसका कॉन्जुगेटेड बेस।
क्या बना है, कॉन्जुगेटेड बेस। और NaOH बेस ये बना है आपके पास में कॉन्जुगेटेड एसिड। यानी जो भी, जैसे एसिड है तो एसिडिटी शो करने के बाद में कॉन्जुगेटेड रिवर्स बनता है, कॉन्जुगेटेड बेस बनता है। और बेसिसिटी शो करने के बाद में कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है। इनको अपन काउंटर प्रूव भी कर सकते हैं कि ये बेस क्यों कहलाएगा। आपको पता है ब्रोंस्टेंट लोरी कॉन्सेप्ट होता है एक, कौन सा होता है, ब्रोंस्टेंट लोरी कॉन्सेप्ट। और ब्रोंस्टेंट लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है, प्रोटॉन डोनर रिसेप्टर थ्योरी कहते हैं। वो कहता है वो स्पीशीज जो H+ डोनेट करेगी डेफिनेटली वो एसिड कहलाएगी, लेकिन H+ जो एक्सेप्ट करेगी वो क्या कहलाएगी, बेस। वो क्या कहलाएगी, बेस। तो यहां पर ये जो एसिटिक एसिड है इसको H+ देंगे अपन तो ये एसिड बनाएगी क्या, तो ये क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। तो इस कॉन्जुगेटेड बेस का ये क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड एसिड। समझ में आ गई बात। इस वजह से यहां पर अपने पास में एक इंटरमीडिएट कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, जिस कारण इस मैकेनिज्म का नाम SN1CB मैकेनिज्म पड़ा है। चलो इनऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में इसकी बात करते हैं। जैसे हटाता हूं मैं, ये तो सिंपल अपने को समझने के लिए बनाया था हमने। SN1CB रिएक्शन, चले ओके। मान लो मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स है, वही कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लेते हैं अपन। अब यहां पर जो कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन कर रहा है उसकी कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन को मैं बताऊंगा आपको कि उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। नो डाउट कि कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म है तो एसिड और बेस अपने को दोनों चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसको कॉन्जुगेटेड एसिड बेस मैकेनिज्म भी कह सकता हूं। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस मैकेनिज्म का भी डिस्कस अपन यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये मेरे पास में कोई कॉम्प्लेक्स है और यहां मैंने लिया है OH-। अब ये चीज तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मान लो ये मेरे पास में एसिड है और ये बेस है। चलो बेस की तो बात समझ में आती है कि बेस है, और बेस अपने समझ में भी आ गया कि OH- बेस है। अब ये एसिड कैसे हुआ है इसकी चर्चा करनी बाकी है अपनी। इसको अपन एसिड क्यों कहेंगे, देखो जैसे ही अपन आगे वाली स्पीशीज की तरफ बढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के रूप में, मेरे पास में ये बनता है CO NH3 NH2 Cl प्लस प्लस H2O, ये बना मेरे पास। अब यहां पर देखो ये जो है NH बॉन्ड, ये NH बॉन्ड अमोनिया है, अमोनिया का एक NH बॉन्ड टूटा है, और ये जो H हटा इसका मतलब ये H कैसा है, एसिडिक है। इसका H और इसका OH- आपस में रिएक्शन करके H2O बना लिया और यहां पर NH2 बच गया, इसलिए मैंने 4 लिखा है यहां पर, क्योंकि फिफ्थ वाला अमोनिया तो H+ देकर NH2 के रूप में बचा हुआ है यहां पर, यही बात। अब सुनो यहां पर ये कॉन्जुगेटेड ये एसिड है, इस एसिड ने इसको क्या बनाया, बेस, और ये क्या बन गया, एसिड। कैसा, ये बेस कैसा है, ये बेस है कॉन्जुगेटेड बेस, और ये एसिड कैसा है, ये है कॉन्जुगेटेड एसिड। क्योंकि देखो OH ने H+ लिया है तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा। OH ने बेसिसिटी शो करने के बाद और इसने दिया है तो ये एसिड हो गया और क्या बन गया, बेस बन गया। तो ये हो गई कॉन्जुगेटेड एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी काइनेटिक्स के बारे में भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ऊपर जो इक्वेशन दी है अपने को, इसकी अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, आपको पता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन मेरिएट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट अपने पास में क्या है, एक तो कॉन्जुगेटेड बेस वाला है CO NH3
ये NH2 और ये Cl प्लस, और एक अपने पास में क्या है H2 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट स्पीसीज के रूप में एक तो अपना सबस्ट्रेट आ जाएगा CO NH3 Cl प्लस 2, और एक अपने पास में OH माइनस आ जाएगा। यही है। इसको मान लो अपन कोई इक्वेशन कह दें, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको ये भी पता है कि ये वाला जो बेस है वो किस फॉर्म में है, कॉन्जुगेटेड बेस में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि कॉन्जुगेटेड बेस Cb, इसकी जगह मैंने कॉन्जुगेटेड बेस लिख दिया। कंसंट्रेशन है तो स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को। इस चीज को अपन काइनेटिक्स से जानते हैं, इस चीज को पहचानते हैं अपन। NH3 प्लस 2 प्लस OH माइनस, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं अपन। और यहां पर जो K है उस K को अपन कहेंगे कि ये K है वो क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्य स्थिरांक जिसको अपन कहते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह लो, साम्य स्थिरांक कह लो। ठीक है, ओके। अब देखो, अब एक बात ये वाली ध्यान रखनी है कि ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस मैकेनिज्म का ए पार्ट था, और ए पार्ट में अपने पास में क्या बना, कॉन्जुगेटेड बेस बना। अब ध्यान रखना, ये जो कॉन्जुगेटेड बेस बना है अपने पास में, ये कॉन्जुगेटेड बेस हाईली अनस्टेबल है। यहां पर क्या है, हाईली अनस्टेबल है। और हाईली अनस्टेबल होने के कारण ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, कि आसानी से इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। जैसे इसका डिसोसिएशन होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, एक इंटरमीडिएट स्पीसीज में कन्वर्ट होगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 5 होगा। कैसे, तो ये ए पार्ट अपना यहां से लेकर यहां तक फिनिश होता है। अब मैं बी पार्ट की डिस्कशन, बी पार्ट की चर्चा करना चाहूंगा। डी पार्ट में मेरे पास में ए पार्ट में जो कॉन्जुगेटेड बेस बना है उसका डिसोसिएशन होगा, और ए पार्ट में बना हुआ कॉन्जुगेटेड बेस को मैं इस तरह से दिखा सकता हूं, CO, इसकी स्टेप कह लो आप इसकी मैकेनिज्म की, या इसका बी पार्ट कह लो, एक ही बात है, NH2 Cl +1। और ये जो आपकी स्टेप है, ध्यान रखना बच्चों, ये स्लो स्टेप होगी, और स्लो स्टेप आपको पता है RDS स्टेप में आती है। अब देखो, यहां इससे को हटाता हूं मैं यहां से, और फिर आगे बढ़े अपन। फिर क्या कह सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं अपन, CONH3 NH2 Cl+1 स्लो स्टेप और RDS स्टेप। स्लो स्टेप और RDS स्टेप में ये डिसोसिएशन मैकेनिज्म के रूप में काम करेगी। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब यहां से कौन हटेगा, Cl हटेगा। तो बचेगा क्या अपने पास में, CO NH3 NH2, और यहां पर +2 है, प्लस Cl-, और ये आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 5, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, और ये इंटरमीडिएट 4, और एक NH2 का है और एक अमोनिया का 4। ठीक है ना। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहने का मीनिंग यही है कि इसमें अभिक्रिया का वेग केवल और केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके अपन थोड़ा सा इसका केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करें, तो इस बी पार्ट के वजह से, या इस बी पार्ट को लेकर अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी काइनेटिक्स के बारे में अपन डिस्कस करें। तो मैंने कहा कि इसकी रेट जो कांस्टेंट है उसको मैंने कह दिया K1, क्या कह दिया, K1 कह दिया, और वो K1 किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है कॉन्जुगेटेड बेस की कंसंट्रेशन की, क्योंकि ये अपने पास में जो स्पीसीज है ये कॉन्जुगेटेड बेस ही है, तो इसी को लेकर मैं चल रहा हूं। इसको अपने, मैं कह रहा हूं K1 है और यहां से प्रोपोर्शनलिटी का एक साइन हटता है, तो अपने पास में एक नया कांस्टेंट आ जाता है जिसको K1Cb अपन कह सकते हैं, और इसको इक्वेशन अपन क्या कहें, इसको इक्वेशन अपन थर्ड कहें, क्योंकि अपने इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकंड पहले दे दी,
अब देखो मैं यहां पर सेकंड इक्वेशन जो आपके पास में थी उसका जिक्र करना चाहूंगा। सेकंड इक्वेशन क्या थी अपने पास में, याद करो, के कॉन्जुगेटेड बेस, दिख रहा है क्या आपको? चलो नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा। के सेकंड इक्वेशन अपने पास में थी इज इक्वल टू कॉन्जुगेटेड बेस और कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय क्या था अपने पास, CO NH3 5Cl प्लस 2OH माइनस, यही था। अब मैं यहां से मान लो मैं कॉन्जुगेटेड बेस इधर ले लूं तो अपने पास में क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे के CO NH3 5Cl प्लस 2 और ये बच गया OH माइनस डिवाइडेड बाई H2, यही आएगा अपने पास में टर्म, यही आएगी। अच्छा, ये अपने पास में कॉन्जुगेटेड बेस आ गया तो इक्वेशन थर्ड में कॉन्जुगेटेड बेस की जगह मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूं, कोई डाउट नहीं, रख सकते हैं आराम से। तो मैं यहां पर कह दूं K1 इज इक्वल टू K डेस। अब कॉन्जुगेटेड बेस की लिखेंगे तो K इसमें शामिल है, K CO NH3 5Cl प्लस 2OH माइनस डिवाइडेड बाई H2, ये अपने पास में टर्म आ गई। अब देखो यहां पर मैं एक नया कांस्टेंट लेता हूं और वो कांस्टेंट है Kb। क्या है? Kb। अब Kb किसके बराबर होगा, ये होगा K डेस इंटू K डिवाइडेड बाई H2, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू हैं तो इनकी जगह एक नया कांस्टेंट अपन ले लेते हैं, क्योंकि H2O की कंसंट्रेशन अपने को 55.5 के अप्रोक्स अपन फिक्स मानते हैं, तो इस वजह से ये भी क्या है, कंसंट्रेशन फिक्स है तो ये भी कांस्टेंट है K डेस K, तो Kb अपने पास में फिक्स हो गया, तो फिक्स हो गया तो कांस्टेंट बन गया ये। तो अपने पास में इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ओके, अपने पास में इक्वेशन ये बन जाएगी K1 इज इक्वल टू Kb CO NH3 5Cl प्लस 2 OH माइनस, ये अपने पास में इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है हमेशा ये ही अपने पास में कॉम्प्लेक्स होगा, दूसरा भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखने के लिए मैं ये कह सकता हूं ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स और OH माइनस अपने पास में क्या हो गया, बेस। और यहां पर Kb क्या है, Kb है एक रेट कांस्टेंट है जो डिसोसिएशन कॉन्जुगेटेड बेस के डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपने पास में हो गया यहां तक बी पार्ट, अपन SN1 सीबी मैकेनिज्म के ए पार्ट और बी पार्ट को यहां पर डिस्कस कर चुके। अब जो कि अपने पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाली स्पीसीज इंटरमीडिएट के रूप में बनी थी, ठीक है, उसको आगे अपन बात करेंगे सी पार्ट में, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कन्वर्ट होगी H2O लिगेंड की प्रेजेंस में, और वो फास्ट स्टेप होगी। तो मैं यहां पर सी पार्ट को मेंशन करूं, सी पार्ट, और सी पार्ट में अपन ये लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स। हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स में अपन क्या बोलेंगे, जैसे मेरे पास में इंटरमीडिएट जो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला बना था वो ये था NH3 4 और NH2 Cl के डिसोसिएशन के बाद में प्लस 2, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अपने को किसके साथ में करवानी है, H2O के साथ में करवानी है। जैसे ही अपन इसकी रिएक्शन H2O के साथ में करवाएंगे अपने पास में क्या स्पीशीज बनेगी, अपने पास में बनेगी, ये ध्यान रखना ये फास्ट स्टेप होगी, क्या होगी, फास्ट स्टेप, और आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा CO NH3 4। अच्छा, अब देखो यहां पर ये H प्लस देगा
H2O होता है, H2O वो होता है एम्फोट्रिक नेचर होती है इसकी, एम्फोट्रिक नेचर होती है। इसका मीनिंग ये हो गया उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में ये वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर ये क्या करेगा, H प्लस देगा, क्या देगा, H प्लस, और H प्लस देगा, वो H प्लस कौन ले लेगा, NH2 माइनस। इसका मतलब जैसे H प्लस लिया ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं क्या, NH3 और साथ में OH। ये OH कहां से आया, इसका OH, क्योंकि H प्लस तो दे दिया था इसने, +2। ये अपने पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बन गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स। ये स्टूडेंट्स है SN1CB मैकेनिज्म। अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको इतना इनका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ठीक सही, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब एक आधी बार क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है एविडेंस इन द फेवर ऑफ SN1 मैकेनिज्म, SN1CB मैकेनिज्म, कि SN1CB मैकेनिज्म के पक्ष में प्रमाण। देखो कोई भी रिएक्शन के पक्ष में प्रमाण दिया जाता है तो अपने को वो डेटा, वो फैक्टर ऐड करने होते हैं जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। कि अगर मान लो अपन जो कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स को चेंज कर दें तो जो अपन ऑब्जर्व करते हैं रिएक्शन या अपन एक्सपेक्ट जो रिएक्शन करते हैं क्या उसी तरह से प्रोसीड करती है, या कॉम्प्लेक्स के चेंज करने से या किसी मीडियम के चेंज करने से वो रिएक्शन प्रभावित होती है, तो इसको बोलते हैं एविडेंस। अगर प्रभावित होती है तो किस तरह से होती है उसके आधार पर अपन ये प्रूव करते हैं कि देखो वास्तव में ये कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म ही है। देखो उसको डिस्कस करें अपन, एक आधी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर SN1CB अपनी कंप्लीट होती है रिएक्शन, एविडेंस evidence in the favor of, evidence in the favor of SN1CB mechanism, evidence in the favor of SN1CB mechanism, SN1CB mechanism के पक्ष में प्रमाण। देखो इसमें हुआ क्या है, अपने को पता है इसमें कॉन्जुगेटेड बेस बनना है, क्या बनना है, कॉन्जुगेटेड बेस। तो कॉन्जुगेटेड बेस तभी बनेगा जब रिएक्शन किसके बीच में होगी, एसिड और बेस के बीच में। इसका मतलब ये होना चाहिए, ये आवश्यकता हो गई, एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होना चाहिए, वो एसिडिक होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। अब एसिडिक कॉम्प्लेक्स का आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स एसिडिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अपन फिर भी पहचान लेते हैं। ध्यान रखना वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कोई एटलीस्ट एक एसिडिक हाइड्रोजन उपस्थित होता है, एक एसिडिक प्रोटॉन उपस्थित होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिडिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे अभी अपन ने केस लिया था CONH3 और Cl+2। अब ध्यान ये बात रखना है, ये जो लिगेंड है Cl ये तो डिसोशिएट होता है, तो इसको तो लिविंग लिगेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिविंग लिगेंड, कि ये लिगेंड तो अपने पेरेंट कंपाउंड को छोड़ के जाता है। और NH3 है, इसको अपन बोलते हैं नॉन लिविंग लिगेंड, क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग लिगेंड। ये लो Cl अपने पास में लिविंग लिगेंड है और NH3 अपने पास में नॉन लिविंग लिगेंड है। यहां पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जो लिविंग लिगेंड है और नॉन लिविंग लिगेंड है, इसमें नॉन लिविंग लिगेंड में एक खास बात होनी चाहिए कि उस नॉन लिविंग लिगेंड में एक एसिडिक हाइड्रोजन का उपस्थित होना जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर अपनी बात को प्रूव करता हूं, चलो हटे, इतनी बात सही समझ में आ गई थी। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेटेड बेस, SN1 कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाने के लिए। अब देखो मान लो अपने पास में कोई दो कॉम्प्लेक्स हैं, और दो कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं,
पहला कॉम्प्लेक्स अपने पास में CO Cl5Br, और दूसरा कॉम्प्लेक्स अपने पास में CO pyridine 4 Cl2। ये दो कॉम्प्लेक्स हैं, यहां +1 है और यहां पर अपने पास में अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड रखनी है, तो यहां पर थर्ड होगी, ये जाएगा 6, तो इसका मतलब होगा -3। ये अपने पास में तो 6 जाएगा तो प्लस का +3 हो गया। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में बताओ मुझे कोई NH बॉन्ड है क्या? NH बॉन्ड होता है वो हमेशा एसिडिक होता है। NH बॉन्ड कैसा होता है? एसिडिक। और पिरिडीन आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स है वो ये है, ये कॉम्प्लेक्स होता है या ये लिगेंड होता है। इसका मतलब दोनों जगह, ना तो यहाँ पर साइनाइड आपको पता है ये होता है, तो ना तो यहाँ पर NH बॉन्ड है और ना ही यहाँ पर NH बॉन्ड है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकते। अगर नहीं कर रहे हैं और इनकी रिएक्शन में बेस के साथ में करवाता हूं OH- के साथ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? स्लो। सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन जो अपन SN1CB मैकेनिज्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, स्लो स्टेप होगी। अच्छा, स्लो होगी रिएक्शन। यहां पर कारण क्या बताएंगे कि इसमें NH कोई बॉन्ड नहीं है या कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि यहां पर अपने को यह पता है कि SN1 है, और SN1 डिपेंड किस पे करेगी? सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स पे करेगी, बेस पे डिपेंड नहीं करेगी। इसकी कंसंट्रेशन कितनी भी वाइड रेंज में आप इंक्रीज क्यों ना कर दो, ठीक है। तो ये एविडेंस अपने पास में एक एविडेंस हुआ किसके फेवर में? SN1CB रिएक्शन के फेवर में।